आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था। जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टि बाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। यानी कि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और एक ईवीएस की अध्यापिका है, वह ऐसे विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेंगे कि जो दृष्टि बाधित है, यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं देता है। ए है आवाज में संदेश साझा करके, बी है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सी है सहपाठी के द्वारा व्याख्या और डी है ठोस अनुभव का उपयोग करना। तो पहला है आवाज में संदेश साझा करके। तो जो बच्चा देख नहीं सकता है वह सुन तो सकता ही है, तो यह एक अच्छी विधि होगी कि अध्यापिका क्या करेंगे, उसे संदेश यानी कि आवाज में संदेश साझा करके उसे क्या करेंगी, शिक्षण कराएंगी। दूसरा है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके। चूंकि वह देख नहीं सकता, ऐसे में उसे क्या करेंगे, बोलकर ही एक्सप्लेन करेंगे, तो यह भी सही है। तीसरा है सहपाठी के द्वारा व्याख्या, यानी कि उसके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वह भी क्या करेगा, जो चीज पढ़ा है सीखा है वह उस चीज को एक्सप्लेन करेगा और उसे बताएगा, तो यह भी एक सही है। डी है ठोस अनुभव का उपयोग करना। ठोस अनुभव का उपयोग करने का मतलब होता है मूर्त रूप में पढ़ाना, यानी कि किसी चीज का फिगर दिखाकर उसे समझाना। तो चूंकि बच्चा देख ही नहीं सकता, वह दृष्टिबाधित है, तो ऐसे में यह विधि क्या होगा, कारगर नहीं होगा। यानी कि ए बी सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जो श्रवण बाधित हैं, यानी कि जो इनको सुनने में समस्या है, ठीक है, जो सुन नहीं पाते हैं, तो उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में क्या मॉडिफाई करना चाहिए। यह ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, यह सही बात है। विशेष शिक्षक का तात्पर्य है कि ऐसे शिक्षक जो उन बच्चों को संकेतों के माध्यम से पढ़ा सके जो सुन ना सके, ठीक है, तो उन्हें बोले ना बल्कि अपने हाथों के संकेतों के माध्यम से उन्हें समझाते हैं जो कुछ भी टीचर कहते हैं। भी है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, तो यह भी सही है कि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करना चाहिए। सी है उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी में जोड़ना, यह भी सही है। डी है अधिक दृश्यों का उपयोग करना। चूंकि बच्चे सुन नहीं सकते हैं किंतु देख तो सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें जितना ज़्यादा फिगर के माध्यम से समझाएंगे बच्चे उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, तो यह भी सही है। यानी कि ई बी सी और डी आपके चारों ही सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे रचनात्मक आकलन उपकरणों का, योगात्मक आकलन उपकरणों का, स्व आकलन उपकरणों का, या रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो सेवा पूर्व शिक्षक को अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए स्व आकलन उपकरणों का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। किसका? स्व आकलन उपकरणों का। इसमें शिक्षक क्या करता है, स्वयं अपने अंदर के गुणों का आकलन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, स्व आकलन उपकरणों के द्वारा शिक्षक अपने स्वयं के अंदर के गुणों का क्या कर सकता है, आकलन कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? पहला है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, दूसरा है बीज को गमले में लगाना, तीसरा है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, और चौथा है वीडियो क्लिप देखना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका वही होता है जिसमें बच्चे खुद एक्टिव रहें, क्रियाशील रहें, वह करके सीखे। तो यहाँ पर सबसे एक्टिव मेथड कौन सा होगा कि बच्चे क्या करेंगे, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखेंगे। तो एक ईवीएस अध्यापक द्वारा अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना क्रियाकलाप देना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अपने परिवेश से सीखना एवं करके सीखना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। अन्न का अर्थ है कुछ खाने के लिए। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? छात्रों को घर में व्यस्त रखना, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं, या पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। चौथा है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। इससे क्या होगा? इससे छात्र विभिन्न प्रकार के पक्षियों और उनके भोजन के बारे में क्या होंगे? परिचित होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक ने अपने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है, यानी कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे उत्सव हैं जो सभी लोग साथ में मिलकर बनाते हैं और पूरे देश में मनाया जाता है, और वह पूरे देश में मनाया जाता है। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा या रही है? पहला है हमारे जीवन में उत्सव के मूल्य, दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों में एकता, तीसरा है उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, चौथा है उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। तो उसके लिए उत्तम युक्ति कौन सी होगी? पहला, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। दूसरा है भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। तीसरा है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। चौथा है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जब भी बच्चों को क्या हो कुछ सिखाने की बात की जाए और उसमें क्षेत्रीय भ्रमण की बात आए, यानी कि बच्चों को क्या किया जाए, फील्ड वर्क दिया जाए, तो वह सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, तो एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका को भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण देने के लिए छात्रों का अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण करवाकर घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करवाना एक उत्तम युक्ति मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे छात्र अपने परिवेश में स्वयं करके सीखेंगे। ठीक है, इसमें मेथड में क्या होगा, बच्चे खुद से स्वयं से करके सीखेंगे, और जहां बच्चा खुद एक्टिव होता है वह सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं? ए है भारत का मानचित्र, बी मधुबनी चित्रकला, सी विभिन्न स्थानीय फूल, या डी कार्यपत्रक। तो यह चारों का ही शिक्षिका क्या कर सकती हैं? उपयोग कर सकती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? पहला है वाद विवाद करवाना, दूसरा समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, तीसरा है पोस्टर प्रस्तुति, और चौथा है नारे लिखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए समाचार पत्र की क्लिपिंग यानी कि कटिंग दिखाना प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि इससे छात्रों को उनके पर्यावरण की विविधता से होने वाली हानियों के बारे में जानकर संवेदना उत्पन्न होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। पहला है सामाजिक मीडिया, दूसरा नुक्कड़ नाटक, तीसरा समाचार पत्र, या फिर चौथा रेडियो। तो व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने के लिए नुक्कड़ नाटक एक प्रभावशाली तरीका है, क्योंकि इसमें रोचक तरीके से गंभीर मुद्दों के प्रति संवेदना उत्पन्न
की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, नुक्कड़ नाटक। किसी को इंग्लिश में स्ट्रीट प्लेस कहा जाता है, ठीक है, और यह एक प्रभावकारी तरीका माना जाता है संवेदना को उत्पन्न करने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश डैश अधिगम। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी कि पर्यावरण के बारे मध्यम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है, यानी कि कितने दिन में फूल खिलते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? ए प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, बी छात्रों में जिज्ञासुकता, सी प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, और यह डी फूलों को पुष्पित होने की प्रक्रिया का आनंद लेना। तो इसका सही जवाब होगा कि प्रयोग में आंकड़े को दर्ज करने का कौशल, यानी कि बच्चा अगर देखता है कि आज एक फूल खिले हैं, हो सकता है कल 2 फूल खिले हो, फिर अगले दिन 4 फूल खिले हो, तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे, आंकड़ों को दर्ज करने लगेंगे। और इससे क्या होगा, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आज हमें फिर से देखना है कि आज कितने फूल खिले हैं, ठीक है। तो इनमें इन 2 कौशलों का विकास होगा। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? ए वायु और ध्वनि प्रदूषण, बी अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, सी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, या डी सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो इसका सही जवाब होगा आपका चारों ही ऑप्शन, यानी कि ए बी सी डी, वायु और ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, तो उस चर्चा का उद्देश्य क्या है? ये है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, बी है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, सी है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, डी है यह साझा करना कि ये वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो जब बच्चे क्या करेंगे, उन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जो उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, तो इससे क्या होगा, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि भी होगी और स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके वो अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित भी कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, जो स्थानीय विक्रेता हैं उनकी बिक्री भी बढ़ जाएगी और यह साझा करने की वस्तुएं सस्ती होती हैं, और इसी के माध्यम से उन्हें यह ज्ञान भी होगा कि जो स्थानीय वस्तुएं हैं वह क्या होती हैं, सस्ती होती हैं विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? पहला है दृष्टांत अभिलेख, दूसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण, तीसरा है कार्यपत्रक और चौथा है क्रम निर्धारण मापनिंग यानी कि रेटिंग स्केल। तो पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए दृष्टांत अभिलेख क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त साधन होता है। इसे उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड भी कहते हैं, जिसमें एक विशिष्ट व्यवहार या बातचीत के बाद वर्णन दर्ज किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।